स्ट्रेस, हाउ डज थर्मल स्ट्रेस कम इनटू बीइंग? हमने एक बात पढ़ी थी, हर बॉडी इलास्टिक होती है, ऑल ठीक है ना, अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट या प्रोपोर्शनल लिमिट एवरी बॉडी एग्जिबिट सम फॉर्म ऑफ इलास्टिसिटी। उसको अगर आप स्ट्रेस दोगे, उसको आप प्रेशर लगाओगे, उस पर फोर्स लगाओगे, वो अपनी डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगी, ठीक है ना। उस रेजिस्टेंस की वजह से, उस रेजिस्टेंस की वजह से उसके अंदर से टेंशन पैदा होगी, टेंशन पर यूनिट एरिया को बोलते हैं अपन स्ट्रेस। अब मेरा एक बहुत लॉजिकल सवाल है, हमें थर्मल एक्सपेंशन हमने पढ़ा, एक रॉड है, उसकी लेंथ है L नॉट एट टेम्परेचर T नॉट, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या उसकी लेंथ बढ़ जाएगी? यस सर। बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी आपको पता है? तो क्या इस बॉडी में स्ट्रेस नहीं पैदा हुआ? बोलो। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, लेंथ बढ़ गई, हमने पढ़ा था एवरी बॉडी रेजिस्ट व्हाट चेंज इन इट्स शेप और साइज। सो अब आपने क्या किया, गर्म करा, और गर्म करने की वजह से उसकी लेंथ बढ़ गई है, तो क्या उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होगा, हाँ या ना? लॉजिक से मैं पूछना चाह रहा हूँ, बोलो यार। यस सर। Yes, sir. नो स्ट्रेस इज फॉर्म्ड इन द रॉड। अब कहोगे ये क्या बात हुई? जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, गर्म करने से क्या हो रहा था, एटम्स की ऑसिलेशंस बढ़ रही थी, जिस वजह से क्या हो रहा था, उनकी इक्विलिब्रियम सेपरेशन इटसेल्फ चेंज हो गई थी। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू हीट समथिंग, ठीक है ना, व्हेन यू हीट समथिंग, उसकी नेचुरल लेंथ ही ये बन जाती है, दिस इज द न्यू नेचुरल लेंथ। समझ गए? हम क्या कहते थे, डिफॉर्मेशन क्या होता है, न्यू लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ। मैं कह रहा हूं उसकी नेचुरल लेंथ ही अब ये हो गई है। आर यू गेटिंग इट? तो स्ट्रेस कैसे पैदा होगा? स्ट्रेस तो जीरो होगा ना। जब आप किसी चीज को गर्म करते हो, उसकी नेचुरल लेंथ चेंज हो जाती है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? अगर नेचुरल लेंथ ही नहीं हो तो चुकी है, सर फिर अंदर थोड़ी स्ट्रेस आएगा। इसका मतलब अंदर क्या है, समझो। टेंशन नहीं बनेगा? नहीं है, इसके अंदर कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री है। अगर आप किसी चीज को गर्म कर दोगे, तो अगर वो एक्सपैंड हो जाए, तो उसके अंदर कितना स्ट्रेस आएगा? कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। क्यों स्ट्रेस नहीं आएगा? सिंपल सी बात है, अगर आप गर्म कर रहे हो, आप खुद कह रहे हो एक्सपैंड कर गया, अगर स्ट्रेस होता तो एक्सपैंड थोड़ी करता, तो रोकता ना अपनी एक्सपेंशन को। यू आर हीटिंग समथिंग, इट इज गेटिंग एक्सपेंडेड। अगर स्ट्रेस पैदा होता तो एक्सपेंशन को रोकता ना, एक्सपेंशन को रोक तो कोई नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर स्ट्रेस नहीं है। क्यों नहीं है? उसका लॉजिक समझो, हमारी नेचुरल लेंथ ही मॉडिफाई हो चुकी है। सो इफ यू हीट समथिंग and it expands, yeah, if it is allowed to expand, then what happens, its natural length attains a new value, due to which what happens, समझ आया ना, उसके अंदर स्ट्रेस पैदा नहीं होता। क्या ये बात समझ आई? ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नेचुरल लेंथ ही मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है ना। सर फिर अगर अब समझना, कंप्रेस होएगा तो भी नहीं आएगा अब स्ट्रेस? सुन लो, मैं अभी बता रहा हूँ। ये टेम्परेचर T नॉट पे था, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसकी नेचुरल लेंथ क्या हो चुकी है, L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ठीक है ना। अब इस रॉड को इसी टेम्परेचर पे मान लो तुमने और एक्सटेंड कर दिया, तुमने इसकी लेंथ कर दी L डैश, खींच खाच के किसी तरह आपने फोर्स लगाई और इसकी लेंथ हो गई L डैश। तो इसमें स्ट्रेन कितना पैदा होगा, फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, जो कि क्या होगी, ये होगी अपॉन नेचुरल लेंथ। आई बात समझ में? अब L नॉट का कोई वजूद ही नहीं रहा, इसको भूल जाओ। अब ये मतलब समझ पा रहे हो, ये है ही नहीं। अब सारा क्वेश्चन यहाँ पर चला गया, क्योंकि अब टेम्परेचर चेंज कर दिया आपने, उसको भूल जाओ, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज को भूल जाओ। यू हैव टू फोकस ओनली ऑन दिस पार्ट, क्योंकि अब लेंथ ही यही हो चुकी है। आर यू गेटिंग इट क्लास? हाँ जी, नेचुरल लेंथ इटसेल्फ ही अब L नॉट नहीं लेगी, अब L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा ही चलेगी, क्योंकि अब इतनी हो चुकी है। क्लियर है? तो थर्मल स्ट्रेस कब डेवलप होता है? थर्मल स्ट्रेस तो डेवलप हुआ ही नहीं। आपने कहा थर्मल स्ट्रेस पढ़ा रहे हो। थर्मल स्ट्रेस कब डेवलप होता है? जब किसी रॉड का टेम्परेचर बढ़ाया जाए बट उसको फैलने ना दिया जाए, तो वो स्ट्रेस में आ जाएगी ना।
कि मेरी नेचुरल लेंथ तो ज्यादा होनी चाहिए, आप मुझे ज्यादा होने नहीं दे रहे, तो उसके अंदर जो स्ट्रेस पैदा होगा किस वजह से पैदा हुआ, आपने जोर लगा कर रखा है, सो दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। सपोज आपने दो मेटल क्लैंप्स के बीच में एक रॉड को लगा दिया, टेम्परेचर टी नॉट, ये लेंथ थी एल नॉट। अब आपने तापमान बढ़ा दिया, अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया क्या होगा, ये जो क्लैंप्स हैं तो वहीं रहेंगे। बोलो, अगर ये क्लैंप्स ना होते आपकी रॉड बड़ी हो जाती? बोलो, समझ आ रहा है सबको? इफ द क्लैंप्स वर नॉट प्रेजेंट, व्हाट वुड हैव हैपेंड? Yes, द रॉड sir. वुड हैव गेन्ड न्यू साइज। आ रही बात समझ में? रॉड का साइज क्या हो जाना चाहिए था? एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, हाँ या ना? बट बिकॉज ऑफ द क्लैम्प्स रॉड वहीं फंसी हुई है, तो उसका साइज अभी भी कितना है? एल नॉट। बोलो, क्या अब इसके अंदर स्ट्रेस पैदा होगा? क्या अब इसके अंदर थर्मल स्ट्रेस होगा? क्योंकि थर्मली गर्म होने की वजह से ये फैलना चाहती है, बट आप फैलने दे नहीं रहे हो, तो इसका मतलब थर्मल स्ट्रेस कब डेवलप होता है? सुनो ध्यान से, अगर किसी बॉडी को एक्सपैंड कर दो, सॉरी हीट कर दो और उसको एक्सपेंशन अलाउ कर दो, तो उसके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर आप किसी बॉडी को एक्सपैंड कर दो और थर्मली हीट कर दो, बट उसको उसका एक्सपेंशन अलाउ मत करो, तो उसके अंदर स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट क्लास? स्ट्रेस कैसे पैदा होता है, समझ आया? अगर उसकी मनमर्जी ना करने दी जाए। अब मैंने क्या कहा, जब आपको गर्म किया जाएगा आपका मन बदल जाएगा। अब बात समझे? रॉड की लेंथ एल नॉट थी, अब गर्म कर दिया तो एल नॉट नहीं रहा, कुछ और हो गया। अब वहां से अगर आप स्ट्रेस दोगे तो वो नया, आपकी लेंथ चेंज हो चुकी है। अब किसी चीज को आपने गर्म किया, वो अपनी लेंथ बढ़ाना चाहता था, आपने बढ़ाने नहीं दिया, तो उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा? स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। Yes, हाँ sir. जी, सर जब बोलो। आपने ऐसे इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया क्लैंप्स के बीच में, तो दूसरी डायरेक्शन में नहीं फैल सकती रॉड? नहीं, दोनों फिक्स है ना। अभी हम लेंथ की बात कर रहे हैं, इसके एरिया वगैरह को इग्नोर करते हैं ना। रॉड है ना, एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत स्मॉल लेते हैं कंपेयर टू द लेंथ। रॉड का मतलब यही होता है, ठीक। अब इसमें मुझे बताओ स्ट्रेन कितना आया, ध्यान से सोचकर बताना। स्ट्रेन डेवलप्ड इन द रॉड, ऑब्वियसली इट्स अ थर्मल स्ट्रेन या स्ट्रेन डेवलप्ड इन द रॉड। स्ट्रेन इन द रॉड कितना है बताना जरा, कितना है स्ट्रेन? क्या फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ Yes. अपॉन नेचुरल लेंथ? ये नहीं आएगा, सोच कर बताओ क्लास। Yes. ये फंडा समझ आया? अब नेचुरल लेंथ तो एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो चुकी है, वो तो प्लैंक, ये जो क्लैंप है उनकी वजह से मेरी लेंथ एल नॉट पे रिस्ट्रिक्टेड है, बट मेरी नेचुरल लेंथ तो ये बन चुकी है। क्या ये फंडा सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, और ये बहुत ज्यादा बुक्स में गिवन नहीं है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो इस ट्रेन को क्या लिखेंगे? देखो, माइनस एल्फा एल नॉट डेल्टा टी बाय एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। नाउ दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, समझो क्यों? क्योंकि ये 1 के कंपैरिजन में अल्फा डेल्टा टी को इग्नोर किया जा सकता है ना। 1 के कंपैरिजन में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी था ना, याद आए? तो हमने कल भी कराया। बोलो क्लास। अप्रोक्सीमेटली, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यही बुक्स में लिखा होता है। बुक्स में पता है क्या लिखा होता है? मैं बताता हूँ। बुक्स लिखती है स्ट्रेन कितना आया, एल नॉट माइनस एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाय एल नॉट। नाउ दिस इज रॉन्ग, अगर आप सोचो क्यों, क्योंकि नेचुरल लेंथ ही हो चुकी है ना। बोलो क्लास, आपको समझ आया? इट इज नॉट इक्वल टू Yes, दैट, sir. इक्वल तो अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर आ जाता है, क्योंकि आपको पता ही है। अगर कभी एग्जैक्ट पूछ लिया जाए तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये याद रखना। तो अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर आ जाता है तो हम काम चला लेते हैं। अब मुझे बताओ स्ट्रेन नेगेटिव का क्या मतलब है? नेगेटिव का मतलब क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेन है। Yes, sir. बोलो यार, कंप्रेसिव स्ट्रेन है कि नहीं बुजुर्गों? दिस गिव्स राइज टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस कितना होता है? यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस कितना आ जाएगा? यंग्स मॉडुलस
अल्फा डेल्टा टी। आप देखेंगे मैंने माइनस हटा दिया क्योंकि मुझे पता है कंप्रेसिव स्ट्रेस है। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ से पैदा हुआ होगा? देखो सिंपल सी बात है, रॉड फैलना चाहती थी, उसको किसी ने तो रोका होगा ना, किसने रोका होगा? फोर्स ऑफ क्लैंप्स, और वो दोनों साइड से लगी होंगी। फोर्स ऑफ क्लैंप, बोलो। अरे रॉड को फैलने किसने नहीं दिया? क्लैंप्स ने नहीं फैलने दिया, तो साइडों से क्लैंप्स ने फोर्स लगाई होगी, और वो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी क्योंकि रॉड रेस्ट पे है। Yes, यस। sir. Yes, sir. अब मुझे बताओ, रॉड के अंदर जो स्ट्रेस है वो कितना होना चाहिए? मैकेनिकल स्ट्रेस, फोर्स ऑफ क्लैंप अपॉन ए, बट हमें पता है स्ट्रेस कितना है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए क्वांटिटीज। तो एफ क्लैंप अपॉन ए मस्ट इक्वल वाई अल्फा डेल्टा टी। तो फोर्स ऑफ क्लैंप निकाल सकते हो कितनी आई? हाँ जी, ये फोर्स थर्मल स्ट्रेस की वजह से पैदा हुई है। ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस है रॉड के। हाँ जी, अब मैं ऑडिबल हूँ? एक कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? Yes, sir. हाँ जी, व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है ना? तो ये अपना थर्मल स्ट्रेस होता है। आपने एक टर्म सुनी होगी, टीएमटी, सरिया। अरे सरिया तो मैंने बता दिया था क्या होता है। टीएमटी की अगर आप फुल फॉर्म पढ़ोगे वो होती है Sir. थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। सो तो क्या करते हैं, आपने कभी जो ये इलेक्ट्रिसिटी पोल्स होते हैं, उनमें अगर आपने कभी टूटा हुआ पोल देखा हो, सीमेंट के जो पोल्स होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स थोड़े ऐसे ब्लॉक टाइप होते हैं ना, ग्रे कलर के, देखे होंगे आपने इलेक्ट्रिसिटी पोल, थोड़े से इस टाइप की शेप होती है, उस पे फिर आयरन के Yes, क्लैंप्स sir. लगाकर रॉड पकड़ी होती है। तो अगर आपने कभी वो टूटा देखा हो, उसके अंदर ना, उसके अंदर सरिया होता है, सरिया या रॉड्स होती है। अब वो क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टेक्निक है। वो लोहा लेते हैं, उसको खींचते हैं, ठीक है ना, या उसको गर्म करते हैं। पहले उसको खींचते भी हैं एज वेल एज गर्म करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड करेगा सरिया, उसको एक्सपैंड करने देते हैं। So what they heat the सरिया and let it expand. Then गरम गरम पे ही उसके ऊपर सीमेंट डाल देते हैं, ठीक है ना, उसको गरम रखते हैं। अभी क्या होगा, जब ये सीमेंट डाल देंगे, सीमेंट जब सूख जाएगा तो सीमेंट हार्ड हो जाएगा, बोलो। हाँ जी। फिर सरिया को ठंडा कर देते हैं। अब सरिया जब ठंडा होगा, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, बट अंदर क्या लग चुका है, सीमेंट। तो उससे क्या होता है, जो सरिया है ना, वो पूरा जो सीमेंट ब्लॉक है उसको पकड़ के रखता है, जोड़ के। कंप्रेशन आ जाता है उसके अंदर, अच्छा खासा उसकी स्ट्रेंथ रहती है, उससे स्ट्रांग हो जाता है वो। सो दिस इज हाउ दैट टीएमटी सरिया, थर्मोमैकेनिकल सरिया खुद भी ऐसे ही बनता है। उसको गर्म करके थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, फिर दबा देते हैं, गर्म करके प्रेस कर देते हैं जान के, एक्सपेंडेड स्टेट में उसको प्रेस कर देते हैं, ताकि उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप हो जाए, जिससे उसके अंदर जो फ्रैक्चर्स हैं वो रिमूव हो जाए। ये सारा मटेरियल साइंस में आप पढ़ोगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, थर्मल स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है, समझ आया? अगर कोई बॉडी एक्सपैंड करना चाहती है, आप उसको कहो तो हो जा, तो उसके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू बी टेकन केयर ऑफ। एंड व्हेन यू हीट समथिंग, इट्स नेचुरल लेंथ एक्चुअली चेंजेस, ठीक है ना। सो इट डज, इफ इट इज अलाउड टू एक्सपैंड, इट डज नॉट गेट एनी स्ट्रेस, इफ इट इज नॉट अलाउड टू एक्सपैंड, इट गेट्स स्ट्रेस्ड। क्या ये बात हम सबको समझ आ रही है? Yes, sir. मैं बोलूंगा, ठीक है ना। इसी प्रकार का एक और सवाल देखते हैं। सपोज एक क्लैंप लगा हुआ, इस पे दो रॉड्स हैं, ठीक है ना, अलग अलग मटेरियल्स की।
लेंथ L एरिया A दोनों का इसका यंग्स मॉडुलस और अल्फा 1, इसका यंग्स मॉडुलस और अल्फा 2 है, ठीक है ना। ये सारी कहानी टेम्परेचर T नॉट पे है। इफ टेम्परेचर is increased, if temperature is increased by delta T, find the shift in interface। क्वेश्चन समझ गए? ये जो इंटरफेस है इन दोनों के बीच का, ये लेफ्ट या राइट जिधर को भी शिफ्ट होगा कितना शिफ्ट होगा, आप राइटवर्ड शिफ्ट मान के कैलकुलेट कर दो। आंसर में एक ऐसी टर्म आएगी जो मटेरियल पे डिपेंडेंट होगी, लेफ्ट होगा राइट होगा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। यू टेक राइटवर्ड एज राइटवर्ड शिफ्ट मान के निकाल दो, राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान के निकाल दो, वो अपने आप उल्टा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है, अब हम गर्म कर रहे हैं दो अलग अलग रॉड्स को, ऑब्वियसली एक रॉड दूसरी से ज्यादा फैलेगी, हाँ या ना? Yes, sir. बोलो यार, एक रॉड दूसरी से ज्यादा फैलेगी, यस Yes, और नो? sir. ठीक है ना। हम मान लेते हैं हमारी जो लेफ्ट वर्ड रॉड है वो फैल गई, मतलब जो इंटरफेस है, ये किसी देवी जी का रेडियो ऑन है भाई, बंद कर लो माइक। मानसी जी आपका ऑडियो खराब है, देख लें जरा। मान लीजिए जो शिफ्ट था इधर को हो गया x, मान लेते हैं, तो क्या इसकी लेंथ l प्लस एक्स हो जाएगी और इसकी लेंथ l माइनस एक्स हो जाएगी, हाँ या ना? बोलो क्लास, अगर ये शिफ्ट राइटवर्ड हो गया। Yes, sir. अब आपने टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाया हुआ है, मुझे बताओ इसकी नेचुरल लेंथ क्या L 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी होनी चाहिए, और इसकी नेचुरल लेंथ L 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो लेंथ इतनी इतनी बढ़ जाती है, हाँ या ना? अब इसमें स्ट्रेन कितना आ रहा है, स्ट्रेन इन फर्स्ट रॉड, इसको 1 बोल देते इसको 2 बोल देते, फर्स्ट रॉड में स्ट्रेन कितना है, क्या ये नहीं है? यस। एंड स्ट्रेन इन सेकंड रॉड कितना है? बोलो यार, यही होगा, सही लिखा है मैंने, समझो क्या लिखा है मैंने, फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ, ये होता है ना स्ट्रेन। हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. अप्रोक्सीमेटली क्यों लिखा, सबको समझ आ रहा है ना? नीचे का 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी और नीचे का 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी Yes, उड़ा sir. दिया मैंने। अगर आप ध्यान से देखें जो सेकंड रॉड है उसका स्ट्रेस नेगेटिव आ रहा है, कितना? बोलो, क्या एक कंप्रेसिव स्ट्रेस है? हाँ जी, नेगेटिव को कंप्रेसिव ले लेते हैं, Yes, इसको sir. पॉजिटिव मान के क्या ले लेते हैं, एक्सपेंसिव, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, बोलो। या फिर ऐसा करते हैं, रुक जाओ, साइन को मारो गोली, साइन को माइनस ही रहने देते हैं। अब ये देखो, अगर मैं दोनों रॉड्स की बनाऊं, इस पे फोर्स ऑफ क्लैंप लग रही होगी, फर्स्ट रॉड को बना रहा हूँ, और यहाँ पे एफ एट इंटरफेस लग रहा होगा, ठीक है ना। दूसरी रॉड का एफ बी डी बनाता हूँ, उस पे इधर से एफ ऑफ इंटरफेस लग रहा होगा और इधर से एफ क्लैंप लग रहा होगा। बोलो, क्या ये सारी फोर्सेस न्यूमेरिकली इक्वल होंगी? कैन यू अंडरस्टैंड? ये सारी फोर्सेस न्यूमेरिकली इक्वल होंगी तभी न्यूटन सेकंड लॉ लग पाएगा। इस पे नेट Yes, फोर्स sir. 0 है, इस पे नेट फोर्स 0 है, हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर जो स्ट्रेस है वो कितना होगा, एफ क्लैंप अपॉन एरिया, स्ट्रेस जो है। Yes, sir. अरे बोलो, इसके अंदर कितना स्ट्रेस है, सेम एफ क्लैंप अपॉन एरिया, स्ट्रेस इन 1 स्ट्रेस इन 2। Yes, sir. हाँ जी। तो क्या दोनों का स्ट्रेस कंप्रेसिव और बराबर है? दोनों ही कंप्रेस हो रही हैं। Yes, बोलो sir. यार,
तो स्ट्रेस इन रॉड 1 क्या y1 e1 नहीं आएगा, स्ट्रेस इन रॉड 2 y2 e2 आएगा। हाँ जी, बट क्या आप देख सकते हो y1 स्ट्रेस इन 1 और स्ट्रेस इन 2 बराबर है, तो Excuse me, y1 sir. e1 इज इक्वल टू y2 e2। हाँ जी बोलो बेटा। सर दोनों स्ट्रेस कंप्रेसिव कैसे? देखो डायग्राम से समझो यार, तो डायग्राम से इतनी समझ होनी चाहिए हमें। फोर्सेस देखो प्रेस कर रही है दोनों को ही, ओके सर। ठीक है ना। तो y1 इंटू एक्स माइनस एल अल्फा 1 डेल्टा टी अपॉन एल इज इक्वल टू y2 माइनस एक्स माइनस एल अल्फा 2 डेल्टा टी अपॉन एल। यस, सही लिखा है मैंने कहा ना प्लस माइनस साइन जो है रहने दो वैसे, क्योंकि कंप्रेसिव ही है दोनों। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप। y1x प्लस y2x इज इक्वल टू y1 L अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस y2 L अल्फा 2 डेल्टा टी, जिससे x ये आ जाएगा L डेल्टा टी कैन यू सी दिस क्लास? देखो आ रहा है भाई, यस सर। सॉल्व कर क्या आ जाएगा। अब आप देख सकते हो अगर y1 अल्फा Yes, 1 बड़ा sir. होगा, y1 अल्फा 1 बड़ा होगा y2 अल्फा 2 से, तो पॉजिटिव आ जाएगा। y1 अल्फा 1 छोटा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो वो जो स्ट्रिप पे अपने आप लेफ्ट चली जाएगी, इंटरफेस लेफ्ट जाएगा Yes, राइट sir. जाएगा, डिसाइड कर सकते हो। और अगर आप देखो अगर y1 अल्फा 1 इक्वल टू y2 अल्फा 2 हुआ, अगर y1 अल्फा 1 इक्वल टू y2 अल्फा 2 हुआ स्पेशल केस, तो x 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, इंटरफेस डज नॉट मूव एट ऑल। तो हमें समझ आया थर्मल स्ट्रेस के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। क्या करते हैं, पहले मान लो कि इधर चला गया उधर चला गया, स्ट्रेस स्ट्रेन निकाल लो, फिर एनएलएम से या फोर्स डायग्राम से स्ट्रेस स्ट्रेन निकाल लो। क्या आप देख सकते हो हमने फोर्स डायग्राम से स्ट्रेस स्ट्रेन निकाला, जो कि मैंने पहले सिखाया था स्ट्रेस स्ट्रेन के चैप्टर में। एक हमने अपनी कैलकुलेशन से निकाला स्ट्रेन, स्ट्रेन निकाल लिया स्ट्रेस निकाल लिया और दोनों को इक्वेट कर दिया, उससे कहीं ना कहीं आंसर आपको मिल जाएगा। बोलो क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? एक फोर्स डायग्राम तो आपको बनाना ही पड़ेगा, उससे आपका आंसर आ जाएगा। एनी वन हैज एनी प्रॉब्लम विद दिस? बोलो यार, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टेढ़ा नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सोच विचार वाला क्वेश्चन है। यू हैव टू बिल्ड दिस न्यू टाइप ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एनी वन हैज एनी प्रॉब्लम तो बताओ यार, किसी को दिक्कत लग रही है तो पूछो यार। हाँ जी, अरे समझ आया कॉन्सेप्ट सबको? यस सर। Sir. Yes, sir. क्लियर है थर्मल स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है, ठीक है ना, हाउ डज इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ एंड हाउ डू वी सॉल्व। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। अरे बोलो यार। Yes, sir. यस। सिंपल है, कुछ खास है नहीं वैसे, बस ठीक Yes, है, sir. इससे निकलता है। इतना सही है थर्मल स्ट्रेस के बारे में। और एक एचसी वर्मा का सवाल है, वो अपन कर लेते हैं, ठीक है ना। फाइंड द, इस पे 5-6 मिनट लगाकर आराम से करो। चेंज इन लेंथ ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 rods shown below, ठीक है ना। 3 वो कर लेते हैं, 3 strips shown below, ठीक। when the temperature is increased by an amount delta t। आपको बायोमेटालिक स्ट्रिप मैंने पढ़ाई थी, उसमें 2 मेटल्स थे याद है। तो जो मेटल ज्यादा एक्सपैंड करता था स्ट्रिप उस तरफ को मतलब जो कम होता था उसकी तरफ कनकेव हो जाती थी, बताया था ना ये फंडा। Yes, sir. Yes, sir. Oh, ट्राई मेटेलिक स्ट्रिप है एक्चुअली। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ट्राई मेटेलिक स्ट्रिप, आपको भी समझ आएगा। ये ट्राई मेटेलिक स्ट्रिप है, ये भी स्टील है,
ये एल्यूमिनियम है, ये स्टील है। इस पूरे सिस्टम की लेंथ थी L0 या L ले लेते, L। ठीक, इसका यंग्स मॉडुलस YS अल्फा S, यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम एंड अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम। सही है ना? अब आप समझ सकते हो ये बेंड नहीं करेगी। मान लो स्टील एल्यूमिनियम से ज्यादा एक्सपेंड करता है, मान लो स्टील एल्यूमिनियम से ज्यादा एक्सपेंड करता है, तो क्या होगा, बाहर वाली दोनों रॉड्स Yes, जो है ज्यादा sir. खिंच जाएंगी और एल्यूमिनियम को सीधा रखेंगी, मुड़ने नहीं ना देंगी, है ना? हमने एक तरह से वो बेंडिंग वाला जो पार्ट है रोक No, दिया ना। sir. अब क्वेश्चन क्या है, Yes, sir. आपके सामने है, इसको करें। आई वांट टोटल साइलेंस फॉर 5 मिनट्स। जिसका हो जाए रेज हैंड कर देना, ठीक है ना? मैं देख लूंगा, फिर मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, उसको फिर समझेंगे। ये एक बात समझना, इसको स्पेस में रख दिया एज इट इज और इसको गर्म कर दिया, तो ये फैलेगा तो है, ठीक है ना? बांध के नहीं रखा मैंने। कितना फैलेगा ये पूरा सिस्टम, L मतलब इसकी लेंथ L प्लस एक्स हो जाएगी कुछ, वो x निकालना है कितना हो जाएगा। करो ट्राई, टेक 5 मिनट्स फ्रॉम नाउ ऑन। पूरा अच्छी तरह इसको सोच के करो। HC वर्मा का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है थर्मल स्ट्रेस का। ये हो गया, मान लो भाई मेन एडवांस में कोई इससे ऊपर क्वेश्चन आने नहीं वाला है, और थर्मल स्ट्रेस वाला पार्ट खत्म भी हो गया। इतना सही था बस। बताएं जरा। अच्छा, एक छोटी सी बात, सॉरी मुझे खुद ही लग रहा है, इस क्वेश्चन में फोर्स ऑफ क्लैंप हमने निकाली नहीं, बट आप निकाल सकते हो ना। फोर्स ऑफ क्लैंप ये थी सिग्मा 1 × A। सिग्मा 1 क्या था, Y1 E1, और E1 क्या था, ये रहा। E1 के लिए x चाहिए था, तो अगर आपको फोर्स ऑफ क्लैंप निकालनी होगी वो आप निकाल सकते हो। मान लो क्वेश्चन में आ जाए फोर्स ऑफ क्लैंप, तो वो क्या होगी, सिग्मा 1 × एरिया, जो कि क्या हो जाएगा। हाँ जी बोलो, किसी से भी निकाल सकते हैं हम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. है ना? इससे निकल जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड मतलब प्लस माइनस अपने अकॉर्डिंगली पुट करके आप निकाल सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व, अगर आ जाए। हाँ जी, अभी इसी क्वेश्चन पे वापस, सॉरी। तीनों जो स्ट्रिप्स हैं उनकी विड्थ और एरिया सब कुछ सेम है, आइडेंटिकल है। स्ट्रिप्स का साइज बिल्कुल सेम है, तीनों स्ट्रिप्स की जो मोटाई है, लंबाई है, सब कुछ सेम है। दैट इफ इट इज नॉट अंडरस्टूड यू कैन assume। सर 1 सेकंड स्क्रॉल अप करना। हम्म, थैंक यू सर।
हाँ जी 5 मिनट हो चुके हैं। स्ट्रेन इन स्टील निकाल लिया होगा आपने। हाँ जी। Yes, sir. Yes. स्ट्रेन इन एल्यूमिनियम भी आपने निकाल लिया होगा इस तरीके से। Yes, sir. Yes, sir. नाउ दिस कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वी डोंट नो, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। एफबीडी किसका बना है नहीं पता चल रहा है। चलो ठीक है, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। मान लो स्टील एल्यूमिनियम से ज्यादा एक्सपैंड करता है, तो स्टील की जो नेचुरल लेंथ है वो ये होगी कुछ, एल्यूमिनियम की मान लो ये है, तो L प्लस एक्स दोनों के बीच की कोई वैल्यू होगा। भाई स्टील इतना होना चाह रहा था, एल्यूमिनियम नहीं बढ़ना चाह रहा था, तो जो इक्विलिब्रियम आया होगा बीचों बीच आया होगा कहीं पर, मतलब बीचों बीच मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पर फाइनल लेंथ सेट हुई होगी। एल्यूमिनियम जो कह रहा है उससे थोड़ी सी ज्यादा और स्टील जो कह रहा है उससे थोड़ी सी कम। हाँ या ना? तो एक रॉड कंप्रेशन में होगी, जो स्टील है उसको कंप्रेस होना पड़ा होगा, और एल्यूमिनियम को एक्सपैंड होना पड़ा होगा। इक्विलिब्रियम ऐसे ही आया होगा। बोलो यार। स्टील रहेगा मैं कंप्रेशन, मतलब एक कंप्रेशन में होगा और एक एक्सपेंशन में होगा। कैसे पता चलेगा? अगर हम साइड पे इनके इंटरफेसिस का डायग्राम बनाए, जो एल्यूमिनियम की रॉड है, जो स्टील की रॉड है, अगर मैं इस इंटरफेस का डायग्राम बनाऊं, इंटरफेस मतलब ये वाली लाइन का, इस लाइन को स्टील और ज्यादा पुश कर रहा होगा, फोर्स ऑफ स्टील से, और एल्यूमिनियम रोक रहा होगा, भाई रुक जाओ मैंने नहीं फैलना। बोलो। Yes. एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? तो क्या फोर्स ऑफ एल्यूमिनियम 2 टाइम्स फोर्स ऑफ स्टील होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम पे डबल फोर्स लग रही होगी। तो जो स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम आएगा वो एफ एल्यूमिनियम अपॉन एरिया आएगा। स्ट्रेस इन स्टील जो आएगा वो क्या आएगा? फोर्स स्टील अपॉन एरिया आएगा, क्योंकि एरिया मैंने बताया था सबका सेम होगा। और अगर मैं इंडिविजुअल स्ट्रिप का डायग्राम बनाऊं, स्टील की स्ट्रिप पे फोर्स कैसी लग रही होगी? स्टील की स्ट्रिप पे कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही होंगी, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इंटरफेस से। इंटरफेस समझ के, साइड पे रॉड्स की जो वेल्डिंग कर रखी होगी ताकि वो चिपकी रहें, और एल्यूमिनियम पे ऐसी फोर्स लग रही होगी। सोच कर देखो, इक्वल एंड ऑपोजिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी। Yes, sir. अरे देखो क्या होगा ना, आपने Yes, sir. स्ट्रिप्स लेकर इन पे यहाँ पे वेल्डिंग करी होगी ना, तभी तो ये चिपकी रहेंगी, नहीं तो स्टील अलग और वो अलग अलग नहीं हो जाएगा। तो जो चिपक के जो साइड पे वेल्डिंग करी होगी, मैंने उस वेल्डिंग का एफबीडी बनाया। ये वो वेल्डिंग या वो जो भी है, गम है, व्हाटएवर इज होल्डिंग देम टुगेदर, ऑल थ्री ऑफ देम, उसका डायग्राम है ये। बोलो। अब स्ट्रेस इन स्टील कितना डेवलप हुआ होगा? ये हुआ होगा। और ये स्ट्रेस कैसा है? कंप्रेसिव है। हाँ। और स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम एक्सपेंसिव है, क्योंकि एल्यूमिनियम को फैलाया गया है और स्टील को दबाया गया है। बोलो। Yes, sir. स्ट्रेस इन स्टील यंग्स मॉडुलस इनटू ये होगा, ये जो भी वैल्यू है, x माइनस एल अल्फा एस डेल्टा टी अपॉन एल। स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम क्या होगा? ये बोलो। अरे बोले जी। अरे होगा कि नहीं होगा? फोर्स ऑफ स्टील क्या होगा? ए इंटू दिस
बोलो। अरे यही होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर आप देखो फोर्स ऑफ एल्यूमिनियम जो है, अगर वेक्टोरियली देखा जाए, फोर्स ऑफ एल्यूमिनियम माइनस फोर्स ऑफ स्टील बाय 2 होगी, सॉरी, या माइनस 2 टाइम्स फोर्स ऑफ स्टील होगी। माइनस क्यों लिख रहा हूँ समझ गए ना, उल्टी है ना। Yes, sir. तो पुट कर दो यार, ए वाई, अच्छा यहाँ पे वाई एल्यूमिनियम आएगा, वाई एल्यूमिनियम एक्स माइनस एल अल्फा ए डेल्टा टी अपॉन एल इज इक्वल टू माइनस 2 ए वाई एस। बोलो इससे x निकल जाएगा आपके पास, कुछ सॉल्व करवा के। Yes, sir. निकालना जरा क्या आ रहा है, सब लोग कैलकुलेट करना। ए बाय एल ये कट जाएगा, ये आ जाएगा वाई ए एक्स माइनस एल अल्फा ए डेल्टा टी इज इक्वल टू 2, अच्छा इंटू वाई ए भी होगा, Yes. 2 वाई एस एल अल्फा एस डेल्टा टी माइनस 2 वाई एस एक्स। तो x आ जाएगा 2y(s) प्लस वाई ए, नहीं 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 नहीं, कुछ तो भूल जाता हूँ हमेशा। 2y(s) अल्फा एस प्लस वाई ए अल्फा ए बाय 2y(s) प्लस वाई ए इंटू एल डेल्टा टी, ये आंसर आ जाएगा। कर ये आ जाएगा आपको x। Yes, sir. अब ये ना कई लोगों को चुभेगी एक बात, मैं बता रहा हूँ क्या है। सर आपने यहाँ पर माइनस साइन लगाया, यहाँ नहीं लगाया, ऐसा क्यों किया आपने? मैं बताता हूँ क्यों, उसका रीजन है। जब आप स्ट्रेस या स्ट्रेन निकाल रहे हो, कहीं पर आपने प्लस माइनस लगाया, कहीं पर आपने ये अकाउंट करा कि एक एक्सपेंसिव है और एक कंप्रेसिव है, नहीं किया। आपने स्ट्रेस स्ट्रेन को स्केलर्स की तरह ट्रीट किया, उनके मैग्नीट्यूड निकालते गए। आपने कहीं पर ये नहीं देखा कि ये रॉड एक्सटेंड हो रही है, ये रॉड कंप्रेस हो रही है। अगर आप खुद से नहीं देख रहे कौन कंप्रेस हो रहा है, कौन इलोंगेट हो रहा है, तो फोर्स लॉ विद साइन यूज करना। इज इट ओके? तो ये वाला लॉ कब चलेगा? जब आपको पता है एक कंप्रेशन एक का एक्सपेंशन। यहाँ पे मैंने लिखा है एक एक्सपेंसिव और एक कंप्रेसिव है, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया था। बट अगर आपको नहीं पता है तो जब फाइनल लॉ लगाओगे तो उसमें साइन कन्वेंशन पुट करना। आई बात समझ में? अरे बोलो, समझ आया ना? आपने कहाँ पर लिखा कि एल्यूमिनियम, Yes, यहाँ sir. कहीं पे नहीं लिखा हुआ एल्यूमिनियम एक्सटेंड हो रहा है, आपने दोनों की फोर्सेस को मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिया। ऐसे थोड़ी ना यार, एक दब रही है खिंच रही है, तो वो भी तो बताओ। तो प्लस माइनस का साइन फोर्स लॉ में आपको लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट समझ आया यार? सर एक बार फिर से बताना कि कब साइन लेना है और कब नहीं। अगर साइन तब लगाना है जब आपने स्ट्रेस स्ट्रेन में साइन सही लगाया हो। आप देखो स्टील वाली रॉड दब रही है, अगर स्टील वाली रॉड दब रही है तो यहाँ पर माइनस लगाना चाहिए था ना आपको आइडियली, आपने नहीं लगाया। आपने कहा ना स्टील वाली रॉड दब रही है थोड़ी सी, स्टील वाली रॉड कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेन नेगेटिव होता है, आपने माइनस साइन यस यहाँ सर। क्यों नहीं लगाया? अगर आपने स्ट्रेस स्ट्रेन में साइन कन्वेंशन नहीं लगाया तो फोर्स में करना, और अगर स्ट्रेस स्ट्रेन में साइन कन्वेंशन लगा दिया तो फोर्स में मैग्नीट्यूड बराबर कर देना। कहीं एक ओके जगह ही ओके लगाना, दोनों जगह मत लगा देना। ओके सर। यूज साइन कन्वेंशन आइदर इन स्ट्रेस स्ट्रेन और इन फोर्सेस। मेरी पर्सनल राय ये रहती है स्ट्रेस स्ट्रेन जैसा आ रहा है चलने दो, क्योंकि कौन दिमाग लगाए यार कि कंप्रेसिव है, ये है, वो है, एंड में साइन कन्वेंशन लगा देंगे, वो ज्यादा बेटर रहता है। क्लियर है? यूज साइन कन्वेंशन फॉर फोर्स, दैट इज बेटर। क्लियर है? Yes, sir. मेरी बात समझ आ रही है? सर तो यूज साइन कन्वेंशन ये इन तो फोर्स। हमने पूरा ये सोच के किया ना कि स्टील एक्सपैंड हो रहा है ज्यादा। हाँ तो कोई बात नहीं, अब एल्यूमिनियम ले लो, एक एक्सपैंड होगा कंप्रेस होगा तो भी आंसर सेम आएगा। कर ले, उल्टा कर ले, देखना सेम आंसर आएगा। परफेक्ट क्वेश्चन है।
तो हमने ये मान के Okay, कि sir. स्टील एक्सपैंड हो रहा है, आप मान लो एल्यूमिनियम एक्सपैंड हो रहा है, स्टील दब रहा है, कर लो, सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। हमने लेट किया है, अपने आप देखो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब सही है। आप उल्टा करोगे एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। पता है क्या होगा, अगर तुम उल्टा मानोगे, ये इधर माइनस चला जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाएगा, वो दब रहा होगा, ये खिंच रहा होगा, दैट्स इट। क्लियर है? सो दैट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, यू कैन ट्राई इट। बिल्कुल सही है, आप जनरली आपको करना चाहिए एज अ होमवर्क, यू शुड ट्राई कि कहीं उल्टा करने पर उल्टा तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कॉन्सेप्ट समझ आया सबको भाई? थर्मल स्ट्रेस, कंप्रेशन, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? सो दिस कंप्लीट्स द पार्ट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। इतना ऐसा ही था, उसमें खास नहीं था। ठीक है ना, जैसे कि मैं आज डिस्कस कर रहा था, फिर से एक बार देख लेते हैं। सपोज कोई ये बॉडी है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अगर वो थर्मली एक्सपैंड करती है तो क्या होता है? इट इज लाइक सारे डिस्टेंसेस बढ़ जाते ऑप्टिकल, हैं। ठीक है ना, इट इज लाइक ऑप्टिकल जूम, बस ये दिमाग में रखना, ऑप्टिकल जूम है। तो सारे के सारे डिस्टेंसेस बढ़ जाते हैं। देखो ये ना स्कूल स्कूल एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ये डी है, ये आर है। ये मैंने एक्चुअली याद आ गया मुझे, क्यों कंफ्यूज हुआ मैं। एक्चुअली मुझे इन क्वेश्चन से स्टार्ट करवाना था आपको चेक करने के लिए, और करते करते मैं भूल गया कि सिर्फ ये क्वेश्चन ही कराने थे, ये 2 क्वेश्चन कराने थे मुझे, मैं कराने में पढ़ाने लग गया। हाँ, तो ये देख सकते हो, अगर आप एक्सपेंड करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो डी डैश भी बढ़ जाएगा, आर डैश भी बढ़ जाएगा। क्लियर है ना? तो इन छोटी छोटी चीजों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। इट इज लाइक जूमिंग। और आपने आज विजुअलाइज भी कर लिया, मैंने पिंच आउट पिंच इन करके दिखाया, तो उससे और समझ लेना। क्लियर है सबको? Yes, अरे समझ Yes, आ गया sir. सबको? थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल स्ट्रेस, ये वाला सारा पार्ट, चेंज इन डेंसिटी, फेंसिटी, ये सब पार्ट समझ आ गया आपको? हाँ जी। yes, sir. अब Yes, sir. मॉड्यूल Yes, sir. पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉड्यूल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 75 क्वेश्चन तक सारा हो चुका है। नहीं, 75 तक नहीं, सॉरी 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 सॉरी, कंडक्शन थोड़ी हुआ है। 65 तक सारा हो चुका है, हाँ 65 क्वेश्चन तक सारा खत्म हो चुका है। यस, टिल क्वेश्चन नंबर 65 everything has been done, so you can try each and every question. आई थिंक फर्स्ट 35 तो हम ट्राई कर भी चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं। थर्मल एक्सपेंशन वाले भी अब आप कर सकते हो, उसके बाद कैलोरीमेट्री वाले भी कर सकते हो। सो टिल क्वेश्चन नंबर 65 आई थिंक आई हैड टोल्ड यू 55 to 65 लास्ट टाइम। नाउ द 36 to 54 वो भी आप कर सकते हो, आज ट्राई कर लेना। वो भी डिस्कशन हम कर लेंगे अपने आप, आई विल लेट यू नो कब करना है, नेक्स्ट वीक किसी दिन कर लेंगे, या सैटरडे को डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो सैटरडे 36 to 65 डिस्कशन। क्लियर है? Yes, sir. जी, Yes. so you can complete till then. Now we will, Yes, sir. ठीक है ना, नाउ वी विल स्टार्ट, उसी में कर लेते हैं न्यू टॉपिक कॉल्ड हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के 3 मैकेनिज्म्स हमारे सिलेबस में है। ठीक है ना, एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन, और एक है रेडिएशन। हमने एक बात पढ़ी थी, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। तो हीट ट्रांसफर मतलब एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी जाती है। हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी कब जाती है? जब एक गर्म और एक ठंडी हो, मतलब उन दोनों के बीच में क्या हो? टेम्परेचर डिफरेंस हो। तो कंडक्शन हो, कन्वेक्शन हो, रेडिएशन हो, इन तीनों में एक गर्म बॉडी से एक ठंडी बॉडी की तरफ हीट जा रही होगी। किस तरीके से जा रही होगी वो हमें देखना है। कंडक्शन में हीट फ्लोज थ्रू अ मीडियम, मीडियम के मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट करके पास 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 खेलते हैं। ठीक है ना, हीट एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, ऐसे करते करते हीट ट्रांसफर होती है। मीडियम वही रहता है, जैसे बर्तन है, बर्तन के नीचे आप गैस ऑन कर देते हो, बर्तन ऊपर से भी गर्म हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना, सारा कुकिंग इसी प्रेमिस पे बेस्ड है
कि नीचे से बर्तन को गर्म कर रहे हैं, ऊपर बर्तन के ऊपर खाना गर्म हो रहा है, ठीक है ना। Yes, sir. गैस जो जल रही है नीचे, इट इज नॉट हीटिंग अप योर फूड, इट इज हीटिंग अप द पैन। पैन नीचे से हीट को ऊपर लेकर आ रहा है, इट इज हीटिंग अप द फूड, ठीक है ना। तो पैन के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू हीट चलकर आ रही है, उसको बोलते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, मीडियम स्वयं हीट को लेकर जाता है, ठीक है ना। Yes, जो कि ज्यादातर कन्वेक्शन का बहुत तगड़ा एग्जाम्पल आपने सुना हुआ है। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। हाँ जी, लैंड ब्रीज सी ब्रीज पढ़ा हुआ है ना हमने। और ये कल मैंने Yes, बताया sir. था कन्वेक्शन होता क्यों है। कन्वेक्शन एक पहला फैक्टर होता है कि टेम्परेचर चेंज कॉजेज डेंसिटी का चेंज। हाँ जी, फर्स्ट। सेकंड, डेंसिटी का चेंज कॉजेज बाइंड फोर्स, ठीक है ना, ड्यू टू ग्रेविटी ऑल्सो। ग्रेविटी, डेंसिटी चेंज से बाइंड फोर्स लगती है, बाइंड फोर्स का कौन कॉज होता है? ग्रेविटी। उस वजह से क्या होता है, जब कहीं फ्लूइड मीडियम हो, एक जगह गर्मी हो जाए, एक जगह ठंडी हो जाए, तो वो अपने आप बाइंड फोर्सेस की वजह से एक दूसरे की तरफ चलने लग जाते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज यहाँ पर है, यहाँ पर आपने गर्म कर दिया, यहाँ पर आपने कूल कर दिया, सो व्हाट विल हैपन, हॉट एयर यहाँ से राइज कर जाएगी, बोलो, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, उससे गर्म जो कोल्ड एयर है वो यहाँ से यहाँ राइज कर जाएगी, हाँ जी, और इससे एक पूरा करंट सेटअप हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ गीजर। जो गीजर होता है उसमें जो एलिमेंट होता है हमेशा नीचे लगाया जाता है। ये वाटर है, ठीक है ना, जो वाटर कंटेनर होता है उसमें गीजर का जो एलिमेंट है हमेशा नीचे लगाया, ताकि पानी गर्म होके ऊपर जाए, हॉट वाटर, ठीक है ना, कोल्ड नीचे आ जाए। तो इस तरह से घूमते घूमते सारा ही पूरा ही जो गीजर में पानी है वो गर्म हो जाता है, ठीक है ना। एलिमेंट अगर मैं ऊपर लगा दूंगा, व्हाट विल हैपन, तो ऊपर हॉट रहेगा, हॉट वाला ऊपर ही रहेगा और वो उबल जाएगा, नीचे वाला कोल्ड रह जाएगा, तो कन्वेक्शन करंट सेटअप नहीं होगा। सो व्हाट हैपेंस इन कन्वेक्शन? इन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस वाया मीडियम ट्रांसफर, ठीक है ना। सेम थिंग हैपेंस इन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। डू यू नो व्हाट इज ब्रीज? हाँ भाई अंग्रेजों, Moving ब्रीज, air. हे भगवान, कहाँ से गवार इकट्ठे करे हैं। ब्रीज आई थिंक कूल एयर होता है, ठंडी हवा का झोंका इन हिंदी एज वी से। ब्रीज हमेशा कूल होता है ना यार। तो मतलब यार ब्रीज के बारे में ना जानना तो मतलब मैं अनपढ़ता ही मानता हूँ। कितने ही लिटरेचर में ब्रीज को तो मतलब कितना वो माना गया, कंफर्ट से जोड़ा गया है। गर्म Yes, गर्म sir. में शाम को बैठे थे, ब्रीज चल रही थी, yes, sir. ठीक है ना। और सर्दी में वही अगर ब्रीज चले तो तंग करती है, ये तो मतलब पता नहीं। ब्रीज होती है कूल एयर, याद रखना, कूल एयर, ठंडी हवा का झोंका, हिंदी एज वी से। अब मॉर्निंग में सन है, सन सबको गर्म कर रहा है, ठीक है ना। कौन पहले गर्म होगा, लैंड के सी? सी इज मेड अप ऑफ वाटर। वाटर की And स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दुनिया में सबसे ज्यादा है, कॉमनली अवेलेबल सब्सटेंसेस में से पानी की स्पेसिफिक कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। तो पानी को गर्म करने के लिए बहुत ज्यादा हीट लगेगी, बहुत तो ज्यादा यहाँ इसका होती है। टेम्परेचर ज्यादा, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो यहाँ पर होगी हॉट एयर, यहाँ पर होगी कूल एयर। हाँ जी, हॉट एयर राइज कर जाएगी मेकिंग लो प्रेशर, तो ये ठंडी हवा यहाँ चलकर आएगी। तो ब्रीज कहाँ से चलकर आ रही है? सी से चल के आ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? सी ब्रीज। सुबह क्या चलती है? सी ब्रीज चलती है। तभी जो ट्रॉपिकल क्या सॉरी, जो कोस्टल रीजन्स है वहां पर बहुत हाई तापमान नहीं जाता। बॉम्बे में कभी नहीं आप सुनोगे कि भाई गर्मी पड़ रही है 47 45 हो गया, वहां पे 40 41 भी बहुत हाई माना जाता है। क्योंकि गर्मी में 41 हो जाए वो रोने लग जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने गर्मियों में 35 33 30 देखा होता है। अपना तो मतलब आई थिंक मार्च में ही हो जाता 30 32। तो यहाँ पर जो गर्मी पड़ती है, यहाँ पर तो समटाइम्स आउटसाइड टेम्परेचर रीचेस 42 43 वेरी इजीली। तो देयर दे नेवर सी दैट हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। दूसरा, रात को क्या होगा, जो चीज गर्म जल्दी होती है वो ठंडी भी तो जल्दी होगी, क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी बहुत कम है। तो Yes. नाइट नाइट टाइम पे क्या होगा, वाटर जो है
थोड़ा सा वार्मर रहेगा, जितनी भी हीट उसने पी है, तो यहाँ की हवा हॉट होगी, यहाँ की हवा कूल होगी, ठीक है ना। हॉट एयर राइज करेगी, लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो ठंडी हवा लैंड से जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज। इस वजह से क्या होता है, रात के तापमान भी बहुत कम नहीं हो पाते, क्योंकि ये गर्म हवा घूम के यहाँ आ जाती है। तो रात को आपने देखा होगा ना, सुबह और रात में बहुत फर्क होता है। सुबह सन की रेज मिलती रहती है, थोड़ी गर्मी रहती है, रात को फिर भी ठंडी हो जाती है। इन कोस्टल रीजन रात और सुबह के टेम्परेचर में ज्यादा खास फर्क नहीं आ पाता, ड्यू टू दिस रीजन कि सुबह ज्यादा गर्मी क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि ठंडी हवा आ जाती है। रात को ज्यादा ठंड क्यों नहीं आ पाती, क्योंकि गर्म हवा आ जाती है, ठीक है ना। तो सी से गर्म हवा आती है, बट लैंड से ठंडी हवा जाती है। जो भी ठंडी हवा देगा उसको बोलते हैं ब्रीज। तो लैंड ब्रीज, लैंड से हवा चली। क्लियर है, ब्रीज इज कोल्ड एयर, याद रखना यार, पता नहीं कहाँ से पढ़ के आ गए हैं ये लोग। तो कन्वेक्शन समझ आया, कन्वेक्शन में इतना ही है समझने को। अगली बार हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, वी विल स्टडी ये कंडक्शन and radiation. Small homework for all of you. Please read Ohm's law from 10th standard. Revise Ohm's law. ठीक है ना। ये सीरीज पैरेलल वाला जो पार्ट था ना, वो थोड़ा सा रिवाइज करके आना, ताकि अगली क्लास में जो भी मैं बोलूँ आपको समझ। ओके सर। It is required for conduction.